नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली एमपीसी 06 के बारे में है। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो इसमें कुछ जरूरी क्वेश्चंस हम आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट कवर होगा। ठीक है। अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप मतलब कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल के अंदर में सजेस्ट करना चाहूंगी आपको कि काई स्क्वायर टेस्ट, वन वे अनोवा एंड आपका टी टेस्ट एंड यू टेस्ट, वो आप बेसिकली कर लीजिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कम पक्के हो जाते हैं। बेसिकली जैसे मैन वाइट ने यू टेस्ट है, हमेशा 6 मार्क्स में आता है, आपको पता है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। टी टेस्ट है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका 6 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। उसके अलावा वन वे अनोवा टेस्ट है, वो हमेशा 10 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप कर लेते हो, फिर 50 में से आपके 20 मतलब कि 22 मार्क्स, 32 मार्क्स इवन ये तो पक्के हो ही जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी 20 नंबर का पेपर बचा, आपका 18 नंबर का पेपर बचा, वो थ्योरी पे होता है। ठीक है। उसमें आप थ्योरी में से क्या क्या कर सकते हो वो मैं इसके अंदर बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आप कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। तो एमपीसी 006 बेसिकली हमारा स्टैटिस्टिक के बारे में है कि साइकोलॉजी के अंदर जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं रिसर्च में, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक क्या होती है और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक क्या होती है। मैंने फर्स्ट क्लास यहाँ पे बनाई हुई है, आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके एमएन साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, और स्टैटिस्टिक क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सब कुछ वहां पे क्लियर बताया गया है। ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में काफी बार आ चुका है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इसकी एजम्पशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इन विच स्पेसिफिक assumptions आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट वो वाले टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, और जो आपकी पॉपुलेशन के बारे में, जिस पॉपुलेशन पे आपको टेस्टिंग करनी होती है, जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल निकालना होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी एजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है। और ये वही स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी एजम्पशन हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट एजम्पशन लेके चलते हैं कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डेटा है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जिसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता हो, मीन मीडियन मोड जिसकी इक्वल हो। ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे आपका कैसा बनता है, बेल का बेल शेप का कर्व होता है, वैसा बनता है। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पॉपुलेशन का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि आपका बेल शेप का उसका कर्व बन रहा है और उसके मीन मीडियन मोड इक्वल है बेसिकली। ठीक है। द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होगी, ये हम मान के चल रहे हैं। पॉपुलेशन जो है उसका वेरिएंस सेम होगा, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मीन मीडियन मोड सब सेम होंगे। तो इसका पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस सब सेम होगा। द सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन मस्ट फॉलो होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो सैंपल होगा वो कैसा होगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे बेस होगा। होमोजेनिटी क्या होती है बेसिकली कि सब सेम होते हैं, जिसका मतलब कि अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगभग उसको हम जनरलाइज वे में यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम 10 लोगों पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम बाकी लोगों पे भी अप्लाई करके मान सकते हैं कि 10 लोग का बिहेवियर दिल्ली के अंदर ऐसा है तो बाकी लोगों का भी सेम ही होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इसको हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। देन हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि द डेटा शुड बी ऑन रेशियो और इंटरवल स्केल। पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा जो यूज होता है वो रेशियो और इंटरवल स्केल पे यूज होता है। ठीक है। ये रेशियो स्केल या इंटरवल स्केल हम क्या बोल सकते हैं, इंटरवल स्केल बेसिकली क्या होता है, जैसे ये सेम इंटरवल फॉलो करता है, मतलब कि जैसे कि 5 to 10 के बीच में सेम डिफरेंस, देन 10 to 15 के बीच में सेम डिफरेंस, देन 15 to 20, ऐसे इंटरवल फॉलो कर रहा है कि सेम डिफरेंस बीच में आ रहा है। ठीक है।
और इन रेशियो स्केल बेसिकली का क्या होगा, जहाँ जिसका ट्रू 0 पॉइंट होता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस टाइप का। इंटरवल स्केल में ये जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो, वो 15 to 20, 20 to 25 इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन थी इसकी। देन एडवांटेजेस क्या हो सकती है पैरामेट्रिक टेस्ट की। एक एजम्पशन हम ये भी मान के चलते हैं, या फिर कि इसके अंदर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन जो होती है उसकी पूरी नॉलेज होती है, फुल फ्लेज नॉलेज होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होगी पैरामेट्रिक टेस्ट की, डज नॉट रिक्वायर कन्वर्टिबल डेटा, बिगेस्ट एडवांटेजेस। इसके अंदर हमें डेटा को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब इंटरवल वगैरह बने होते हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, हमें इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग कैलकुलेशन लगती है, लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन के साथ साथ ये एक्यूरेसी भी देता है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि जितनी ज्यादा मेहनत किसी चीज पे की जाती है उतना ही अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली वही चीज है कि जितनी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ये एक्यूरेसी भी होती है इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन के साथ एक्यूरेसी होती है, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट देता है बेसिकली। इन दिस स्पेसिफिक assumption आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन, इसके अंदर पॉपुलेशन से रिगार्डेड कोई स्पेसिफिक assumption आपको बनानी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई चीज एज्यूम करके चल रहे हैं ना, एजम्पशन मान के चल रहे हैं किसी चीज को, तो हमें पता होता है कि हाँ हमें कौन कौन सी चीज को कैसे कैसे देखना है, ठीक है, कि वो चीजें हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा, ये भी एक एडवांटेजेस है कि इसके अंदर हमें पता है कि मीन मीडियन मोड हमारे इक्वल होंगे, तो हमें वहां पे टेंशन लेने की, वहां पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी एक एडवांटेजेस है, ठीक है, कि कई बार हमें अगर नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम हमारी जो क्या कहते हैं रिसर्च हो सकती है वो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। कैन परफॉर्म क्वाइट वेल व्हेन दे हैव बीन स्प्रेड ओवर एंड ईच ग्रुप हैपन टू बी डिफरेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हर एक ग्रुप पे अलग अलग टेस्टिंग कर रहे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं हम कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, इसकी एक एडवांटेज है क्योंकि इसमें हम जो, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में बोला कि लॉन्ग कैलकुलेशन होती है लेकिन एक्यूरेसी होती है, ठीक है, तो हम उसको अच्छी तरीके से फोकस करके करते हैं। इट हैज हाई स्टैटिस्टिकल पावर एज कंपेयर टू अदर टेस्ट। इसके अंदर हाई स्टैटिस्टिकल पावर होने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, मतलब कि ये ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है आपको बाकी टेस्ट के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है, पॉपुलेशन हमारी नोन होती है, काफी सारी चीजें, तो इसकी ये बेसिकली एडवांटेजेस है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, क्या हो सकती है इसकी डिसएडवांटेजेस। इन्फ्लुएंस ऑफ सैंपल साइज, पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट वैलिड व्हेन इट कम्स टू स्मॉल सैंपल। जब आती है स्मॉल सैंपल की बारी आती है, तो हम ये नहीं मान के चलते कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि छोटा सा हमारे पास सैंपल है और उसके लिए हम इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो सूटेबल नहीं होता, उसमें बहुत टाइम बहुत वक्त लग जाता है, बेसिकली बहुत कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। तो जब हमारा स्मॉल सैंपल होगा तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह, पैसा वगैरह, इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है। और अगर हमारा नॉन पैरामेट्रिक सॉरी अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज होगा तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। You have missing value as well as outliers you just cannot randomly remove। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसको हम एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ एजम्पशन ऐसी होती है जिसको हम लेके नहीं चल सकते, लेकिन उसको भी हमने यहाँ पे लेके चलना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो वॉयलेशन ऑफ एजम्पशन हो सकता है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन की कई बार होता है कि स्कोप ऑफ एप्लीकेशन कम है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है ना कि होमोजिनिटी प्रिंसिपल पे ही बेस हो, होमोजिनिटी डेटा जो है वो होमोजिनेट हो कि बाकी सारा सैंपल, बाकी सारी पॉपुलेशन सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा। पॉपुलेशन के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो ये भी हमेशा मतलब कि जरूरी नहीं होता, तो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली लो है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, लो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। स्पीड ऑफ एप्लीकेशन,
क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है इसके अंदर, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फास्ट स्पीड चाहिए होती है, तो ये भी एक। एज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत इजी नहीं होता है अप्लाई करना कहीं भी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह या फिर आपको परफेक्शन परफेक्शन चाहिए होता है। सिंप्लिसिटी ऑफ डेविएशन, हाई लेवल ऑफ मैथ कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबी होती है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। पैरामेट्रिक टेस्ट सिर्फ इंटरवल डेटा पे या रेशियो डेटा पे ही काम करते हैं, नॉमिनल पे काम नहीं करते। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है 10 मार्क में कि आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताओ, उसकी यूजेस के बारे में, अजम्पशन के बारे में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो था उसका उल्टा ही है बेसिकली, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो फर्स्ट हम चलते हैं यूज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, जहाँ पे आपका सैंपल साइज स्मॉल होता है बेसिकली। ठीक है, उसके लिए आप लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करोगे, वहां पे जरूरत पड़ती है। बाकी जहाँ पे आपका क्या कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता डेटा, वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या बताया कि जहाँ पे आपको पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, जहाँ पे आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और जहाँ पे आपका जो सिंपल है वो होमोजेनिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, होमोजेनियस नहीं है बेसिकली आपका। ठीक है, हिट्रोजेनस सैंपल है, मतलब कि सब अलग अलग है, वहां पे कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे हमारा सैंपल साइज बेसिकली स्मॉल है, उसके लिए हम लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, ये जरूर कर लेना विद सुटेबल डायग्राम कि लीनियर नॉन लीनियर लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली हमें शो करनी है डायग्राम के थ्रू। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली वो होती है जो आपकी स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, चाहे 45 डिग्री के एंगल पे दिखा रही हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल दिखा रही हो, चाहे आपकी वर्टिकल दिखा रही हो। ठीक है, लेकिन लीनियर लीनियर आपकी रिलेशनशिप कौन सी होती है? जो स्ट्रेट लाइन पे आपका कर्व बनाती है। ठीक है, जो जैसे कि इसमें आप फर्स्ट वाली फिगर देख सकते हो, स्ट्रेट है बिल्कुल लाइन, तो ये लीनियर है। और जब नॉन लीनियर की बात आएगी तो आपका कैसे भी हो सकता है। ठीक है, टेढ़ा हो सकता है बट स्ट्रेट नहीं होगा, एक लाइन पे नहीं होंगे, सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे बेसिकली। देखो जैसे कि आप इस पे देख भी सकते हो, when all the points on the scatter diagram tend to be lie near a line which looks like straight line, जब सारे पॉइंट कैलकुलेशन के बाद ऐसे आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको नॉन लीनियर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो हमने इसमें डायग्राम के थ्रू ये दिखाया। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना पड़ेगा। आप पहले लीनियर रिलेशनशिप बता सकते हो, देन नॉन लीनियर की बता सकते हो, देन उनकी इक्वेशन क्या होती है वो बता सकते हो, उसके बाद उसके डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, देन आप बता सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, वो बता सकते हो। उसमें आप स्क्यूनेस, कर्टोसिस वो बता सकते हो। ठीक है, then discuss the steps in computing Pearson product movement correlation. Pearson product movement correlation कंडक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप बेसिकली आपके फॉलो होते हैं, तो वो आपने बताना है। तो ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। आपको वेट दिया गया है, आईडी नंबर दिया गया है। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या निकालना है? मीन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका है कंप्यूट द मीन। ठीक है, देन आपने डेविएशन निकालना है, ये आपका सेकंड स्टेप आ गया कि डेविएशन निकालना। देन आपका थर्ड स्टेप आता है डेविएशन का आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको दो डेटा दिए गए हैं, वेट ऑफ एक्स एंड हाइट ऑफ वाई। ठीक है, वेट और हाइट दी गई है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपने वाई का भी करना है। ठीक है, एक्स और वाई का निकाल लेना है, डेविएशन अलग अलग, मीन निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया। देन हमने क्या करना है, जो हमारा डेविएशन आया था, डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई, वो हमने मल्टीप्लाई करना है। ये आपका देख सकते हैं ना, एक्स माइनस मीन, वाई माइनस मीन, डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया। देन इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पियर्सन प्रोडक्ट का, वो क्या होता है? आर इक्वल टू, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ इसका
ये जो हमने लास्ट में निकाल लिया ना कि डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई का समेशन, ये वाला जो हमने लास्ट निकाला है उसका, ठीक है। देन अपॉन में अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स के होल का स्क्वायर, ये वाला ये वाला, ठीक है, ये एक्स के होल का स्क्वायर, इसका समेशन लेना है आपने, जो 9108 है नीचे, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई में समेशन लेना है बेसिकली वाई का, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्क्वायर वाला 54 आ रहा है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। देन आपका आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 201 अपॉन में 701, दैट इज 0.29। तो ये आप स्टेप लिख सकते हो कि आपका जो फॉर्मूला होता है पियर्सन प्रोडक्ट का वो ये वाला होता है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू दिस, ठीक है। देन इसके अंदर आपका क्या क्या दिया हुआ है, आपको पहले मीन निकालना है, देन आपने डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, देन आपने वाई का मीन निकालना है, डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, देन उनका होल का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये चीज आपको चाहिए होती है, और मल्टीप्लीकेशन चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपको निकालना है इसके अंदर बस, तो आपका कंप्यूट हो सकता है पियर्सन प्रोडक्ट, इजी है। देन एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बेसिकली आपकी क्या होती है, इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी मैंने आप एक वीडियो में बेसिकली बताया था थोड़ा सा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस में डिटेल में करवाई है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, बट अभी हमारे पास टाइम कम है। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर हम किसी छोटे से टॉपिक को बहुत डेप्थ में उसको डिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली क्वालिटी डेटा लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं होता इसके लिए, अंदर क्वालिटी डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आर द साइड ऑफ स्टैटिस्टिक वी मोर ऑफन यूज इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है बेसिकली। Realize that most observation data are too large for a human to take into comprehend, we must reduce them। डेटा बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए उसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से डेटा को लेके उस पर बहुत डेप्थ में उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो फिर उसको समराइज करना होता है। समराइज करने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे मार्क्स आए, उसको हमने ग्रेड्स दे दी बेसिकली। ये ग्रेड्स हम क्यों देते हैं, ताकि हम ये बता सके कि इस ग्रेड के अंदर ये सारे लोग आते हैं, इस ग्रेड के अंदर ये सारे लोग आते हैं, ए के अंदर इतना आ रहा है, बी के अंदर इतना आ रहा है, सी के अंदर इतना आ रहा है। तो हर एक चीज को, हर एक पर्सन को अलग अलग डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ये होती है। बाकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं, न्यूमेरिकल टेस्ट वहां पे लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जांपल आपने बताना है। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, सो इट इज a non parametric measure of the strength and direction of the association that exists between two variable measure on at least an ordinal scale, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हमारे पास क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है या नॉन पैरामेट्रिक मेजर है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज की या वेरिएबल्स की, दो वेरिएबल्स के बीच की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं या फिर उसको मेजर करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी ऑर्डिनल स्केल पे होती है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको हम आर एच ओ से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, आर एच ओ भी बोलते हैं, आर भी लिखा जाता है। तो इसका बेसिकली आप इसमें देख सकते हो कैसे ये इस कैसे हो सकता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं, मैथ के मार्क्स दिए गए हैं, और उन दोनों में बेसिकली कोरिलेशन बताया गया है। बेसिकली हमें इंग्लिश के और मैथ के मार्क्स दिए गए हैं और उसमें कोरिलेशन हमें बताना है यहाँ पे। तो हमने स्पेयरमैन आरएचओ का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पे हम सिग्निफिकेंस लेवल और डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिटेल में कर सकते हो। देन एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आपका 6 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले तो हाइपोथेसिस क्या होती है, तो हाइपोथेसिस बेसिकली हमारी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। जब हम कोई भी रिसर्च करने स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन बेसिकली हो सकता है, ठीक है, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो सकती है,
कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है। जैसे कि अगर मैं चाय का रिसर्च कर रही हूँ कि चाय का नींद पे क्या प्रभाव पड़ता है या कॉफी का नींद पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेरा एक वेरिएबल हो गया चाय या कॉफी और दूसरा वेरिएबल हो गया नींद। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे दो अपने वेरिएबल्स ले लिए बेसिकली। ठीक है, देन अब मैं हाइपोथेसिस कर रही हूँ, तो हाइपोथेसिस मेरी एक तो नल हाइपोथेसिस होगी जिसमें मैं बोलूंगी कि चाय का नींद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कॉफी का नींद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो हमारी दूसरी हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी कि चाय का नींद पे प्रभाव पड़ता है। तो नहीं पड़ता वाली दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी बेसिकली। और अगर मैं कहूंगी कि दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हुआ कि हमने टेस्ट यूज करने हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देन हमने फाइंड आउट करना है, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली आपके क्या आ सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कुछ एरर भी आ सकते हैं। अगर वो पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर भी हो सकते हैं, कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है, हम रिजेक्ट कर लेते हैं, या फिर उसको रिजेक्ट करना होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉल्ट आ जाता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हुआ कि रिसर्च मेथड यूज करते हुए हमने क्या करना है, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है बेसिकली प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन में। ये बेसिकली कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है। एरर के ऊपर की एरर बताइए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का 6 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट एरर क्या होते हैं, तो एरर कोई भी मिस्टेक हो सकती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है, जैसे कि इसमें टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर होते हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को हमने क्या करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था। वो ट्रू थी लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक एरर हो सकता है। ऐसे ही दूसरे भी कुछ एरर हो सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाओगे इजीली। ये हमारा फर्स्ट केस है बेसिकली। नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, तो इसको हमने क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। गलती से हमें लगा कि ये नल हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पे ट्रू नहीं है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हम टाइप 1 एरर बोलेंगे। देन हमारा टाइप 2 एरर क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस बेसिकली हमारी क्या थी, फॉल्स थी, और हमने उसको क्या कर दिया, बेसिकली एक्सेप्ट कर दिया, और हमने क्या करना था, बेसिकली इसको रिजेक्ट करना। ठीक है, सिंपल है। इससे इजी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती टाइप 1 एरर की और टाइप 2 एरर की। ठीक है, तो सिंपल है, आपने देखना है नल हाइपोथेसिस आप करेक्ट थी यहाँ पे फर्स्ट वाले सीन में, फर्स्ट वाले एरर में एक्सेप्ट करना था, रिजेक्ट कर दिया। सेकंड वाले केस में फॉल्स थी, उसको आपने एक्सेप्ट कर दिया, तब आपने क्या करना था, वहां पे रिजेक्ट करना था। इससे इजी नहीं हो सकता। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने बताया था, क्वालिटेटिव डेटा लेते हो आप। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक के अंदर आपका बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा रहता है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में देना हो, क्वांटिटेटिव डेटा में देना हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो होती है वो हेल्प करती है रिसर्चर को हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, जहां आपका जो आंसर होता है वो ऐसा होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है उस केस में। So a result found to be statistically significant by testing the sample is assumed also hold for the population from which the sample was drawn. The ability to make such an inference is based on the principle of probability. तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक के बारे में आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक के अंदर न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं, और यहाँ पे जनरली जो हमारे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली यहाँ पे की जाती है। डेटा लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जाता, बेसिकली मेजर किया जाता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। और डिस्क्रिप्टिव में हमें डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है रिलेशनशिप को। देन पार्शियल कोरिलेशन को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है आपको। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ आप डिस्क्राइब कर सकते हो बेसिकली इसके अंदर। So partial correlation measure the strength of a relationship between two variables. Partial correlation क्या करता है, strength देखता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जो उसकी रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ देखता है कि कितना ज्यादा इफेक्ट वो डाल रही है बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉफी कितना स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है मेरी नींद को, तो पार्शियल कॉरिलेशन बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी कॉफी है वो कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रही है मेरी स्लीपिंग पैटर्न पे, मेरी नींद पे। ठीक है, तो ये क्या होगी, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक रिलेशनशिप दिखा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी।
while controlling for the effect of one or more other variables, और जो बाकी वेरिएबल्स है जिसको हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप फूड ईटन एंड ब्लड प्रेशर के बीच में बेसिकली यहाँ पे रिलेशन देखना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, कितना खाना खाता हूं मैं जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो आपका वेरिएबल वन हो गया, ए हो गया फूड ईटन, एंड आपका वेरिएबल सेकंड हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल्स है उसको आपने कंट्रोल करके रखना है, वेट है, एक्सरसाइज है, वो सारे आपने कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, की मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? तो बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। द सिग्निफिकेंस लेवल in research, also called type 1 error rate or the level of statistical significance, refer to the probability of rejecting a null hypothesis that is in fact true. This quantity ranges from 0 to 1 and is typically denoted by the Greek letter alpha. अल्फा से हम डिनोट करते हैं अपने सिग्निफिकेंस लेवल को, और इसके अंदर हम इसकी जो हमारी रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, बेसिकली हमारी 0 to 1 होती है। इसके अंदर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस लेवल हमारा वो लेवल होता है बेसिकली जिसके नीचे अगर हमारी हाइपोथेसिस जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहती हूँ कि नींद का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सॉरी कॉफी का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरी नींद पे, तो जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ उसको उस लेवल तक मैं चेक करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं उसको चेक नहीं कर सकती। जैसे मैं देख रही हूँ कि यार कोई संबंध मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बेसिकली कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं उसको क्या करूंगी, उस लेवल के बाद रिजेक्ट कर दूंगी। नल हाइपोथेसिस को जिस हम लेवल के बाद रिजेक्ट कर देते हैं उसको हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। या फिर अदर वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो नॉर्मल लाइफ का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें हम मान लो कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हम कोई कॉस्ट लगाना चाहते हैं किसी चीज पे, हमारा बजट है 50,000 का। हमने मतलब कि बात की है कि आप हमें शुगर जो है वो इतने की दे दो, या फिर जो हमारे सारा कॉस्टिंग का जितना भी मटेरियल आ रहा है बेसिकली कोई प्रोडक्ट बनाने में, मान लो कि हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका जो भी मटेरियल आ रहा है, हमारा बजट है बेसिकली 5 लाख का, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे जो मटेरियल है वो हमें 2 लाख तक में दे दो, 1 लाख की मेरी मैन्युफैक्चरिंग लगेगी, 2 लाख मैंने मार्केटिंग वगैरह में बाकी एडजस्ट कर दिए कि हमारे पास 5 लाख का बजट है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, 2 लाख में बेसिकली हमारी मटेरियल आना चाहिए, उसके नीचे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या उससे ऊपर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका सिग्निफिकेंस लेवल होगा कि अगर उससे ज्यादा वो वैल्यू बोल रहा है या फिर तो उतना हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। या फिर सिंपल सी बात है, अगर आप सेलर हो, आपने देखा कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है किसी भी मटेरियल की वो आ रही है 2 लाख, ठीक है। आप उसको सामने वाला बोलते हैं कि नहीं मैं तो 2 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो 180 में दे दो, तो आप बोलोगे, आप उसको मना कर दोगे, तो आपने यहाँ आपने रिजेक्ट कर दिया, तो 2 लाख आपका सिग्निफिकेंस लेवल हो गया कि उसके नीचे आप रिजेक्ट कर दोगे, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आपकी बेसिकली कॉस्ट नहीं निकल रही इसलिए, ठीक है। तो इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोल सकते हैं। 0.10 हमारा एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है, 0.05 होता है जिसको हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं कि 1 चांस इन 20, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 बेसिकली इन 100, 0.01। The result of a hypothesis test are has been seen is that the null hypothesis is either rejected or not. The significance level for the test is set in advance by the researcher in choosing a critical test value. तो फर्स्ट हमें सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इस सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारी हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। So significance is defined as the importance or meaning of something. An example of significance is loving an old watch because it was your father's. आप एक वॉच को बहुत अच्छे से केयर करके रखते हो क्योंकि वो आपके फादर की है, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा महंगी है, इसलिए क्योंकि वो आपके फादर की, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारा होता है सिग्निफिकेंस बेसिकली किसी भी चीज का।
अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करने के लिए? तो फर्स्ट स्टेप होता है स्पेसिफाई द नल हाइपोथेसिस बनानी, देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी, फिर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की फॉर्म में सेट करना होता है, ए फॉर अल्फा होता है यहाँ पे, देन कैलकुलेट करना है टेस्ट स्टेटिस्टिक को और करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती है चार्ट में देख के, फिर कंक्लूजन पे पहुंचना होता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेन डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, बेसिकली कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, उसमें डाइवर्जेंस कब आता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो डाइवर्जेंस के कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा क्या होता है। तो ये बेल शेप में होता है हमारा, इस टाइप से नॉर्मली हम बना सकते हैं इसको। बेल शेप कर्व होता है जिसके अंदर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वल रेंज होती है, ठीक है। और अगर इक्वल रेंज नहीं होगी बेसिकली तो हम बोल सकते हैं ये इसमें डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कब आ सकता है? अगर वो पीक पे हो अपनी, ठीक है, बड़ा हुआ हो, घटा हुआ हो, इसको भी मैंने बेसिकली डिस्क्राइब किया है। डाइवर्जेंस किस किस वजह से आ सकता है? स्क्यूनेस की वजह से आ सकता है और कर्टोसिस की वजह से आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डाइवर्जेंस बेल शेप्ड होता है, ये याद रखना। तो कर्टोसिस भी आपके तीन टाइप के हो सकते हैं। स्क्यूनेस बेसिकली हो सकता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जिसका मीन मीडियन मोड सेम है बेसिकली, ठीक है। अगर उसमें डाइवर्जेंस आएगा तो वो एक साइड झुक जाएगा, या तो लेफ्ट की साइड या राइट की साइड, ठीक है। और या ये भी हो सकता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हो सकता है कर्टोसिस के कारण। कर्टोसिस के कारण क्या हो रहा है बेसिकली, जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर, ये बीच वाला हमारा नॉर्मल था, फिर ये पीक पे चला गया, बढ़ गया, ये कर्टोसिस हो गया बेसिकली। और एक बार ये फ्लैट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसके कारण भी डाइवर्जेंस आ रहा है, नॉर्मल नहीं है हमारा, नॉर्मल ये वाला बीच वाला पीक पे आ रहा है, देन फ्लैट हो रहा है, ये कर्टोसिस है, ठीक है। तो बेसिकली इसके कारण भी डाइवर्जेंस आ सकता है। लीनियर नॉन लीनियर मतलब कि रिलेशनशिप को बताना है, और फिर हमें स्टेप्स बताने हैं पियर्सन प्रोडक्ट को कंप्यूट करने की। ये मैं आपको बता सकती मतलब बता चुकी हूँ कि लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, और नॉन लीनियर जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, ठीक है। ये इसमें आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। देन पियर्सन प्रोडक्ट के मैं स्टेप आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं हम, इसके अंदर बताए थे मैंने आपको स्टेप, ठीक है, ये आपको बता चुकी हूँ। देन आपका क्वेश्चन आ सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस चीज की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेसिकली, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है या टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अनग्रुप क्या होगा? It show the frequency of an item in each separate data value rather than group of data value. इस अनग्रुप के अंदर होगा कि हमारी 5 टाइम रिपीट हुआ है, या फिर हम एक डेटा हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो बार बार वैल्यू रिपीट होगी, वो अनग्रुप होगा। और इसमें आई थिंक एग्जांपल बेसिकली दिया नहीं है, मैं आपको दिखा सकती हूँ इसके अंदर। अनग्रुप के अंदर जैसे आपको टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता डेटा, कैसे दिया होता है, जैसे 5 4 की एक क्लास के अंदर 10 बच्चों के जो स्कोर आए हैं वो कैसे आए हैं, 5 10 6 7 8 10 9 10, इस टाइप से, मतलब बहुत सारे स्कोर दिए हुए हैं। ये नहीं बताया हुआ कि आपकी मतलब कितने, जैसे 5 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, 6 बच्चों के ऐसे आए हैं, 2 नंबर आए हैं, ऐसे नहीं बताया हुआ बेसिकली। अगर ऐसे बताया होता तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता, कि डेटा को अरेंज करके सेपरेट बनाया हुआ है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, कि 0 to 10 इतने बच्चों के स्कोर है, 10 to 20 इतने बच्चों के स्कोर है। अनग्रुप में क्या हो रहा है बेसिकली, ऐसा नहीं बताया हुआ, ग्रुप में नहीं बताया हुआ, सिंगल सिंगल वैल्यू दी गई है कि मतलब कि रोल नंबर 1 के 10 स्कोर है, रोल नंबर 2 के 5 स्कोर है, रोल नंबर 3 के 8 स्कोर है, इस टाइप से आपको दिया गया, ठीक है। ग्रुप में ऐसे बता दिया डायरेक्ट कि 0 to 10 इतने स्कोर हैं, 10 to 20 बेसिकली 5 बच्चों के आए हैं, इस टाइप से।
अब टाइप्स कितनी हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की? अनग्रुप्ड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम प्रोपोर्शन दिखा देते हैं कि इस बच्चे का जो स्कोर है वो बाकी क्लास के मुकाबले कितना है, पॉइंट्स में वैल्यू निकाल के वो प्रोपोर्शन दिखा देते हैं कि 1/4 है बाकी वैल्यू का, टोटल का कितना है, तो उसको डिवाइड करके निकाल देते हैं। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इसके बाद टोटल वैल्यू कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, सीएफ निकालते हैं जो। It is the sum of the first frequency and all frequency below it in a frequency distribution। कि नीचे वाली भी वैल्यू हम उसमें ऐड करते चले जाते हैं, वो हमारी सीएफ होती है। जैसे एक डेटा है उसके अंदर 9 पहले है, देन 12 है, तो 9 हमारी फर्स्ट नंबर की 9 फ्रीक्वेंसी होगी सीएफ, देन सेकंड की होगी 12 प्लस 9, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 12 प्लस 9 करके, बेसिकली 21 आ गई आपकी, ठीक है, ये सीएफ होगी। देन आपको बताना है, क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड पार्ट कोरिलेशन, सुटेबल एग्जांपल में बताना है। पार्शियल कोरिलेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये फॉर्मूला है बेसिकली इसका। सेमी पार्शियल क्या होगा? सेमी पार्शियल कोरिलेशन बेसिकली देखता है लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखता है बेसिकली, और जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में देखता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो लीनियर हो, लेकिन इसके अंदर सेमी पार्शियल हमारे लीनियर रिलेशनशिप के बीच में बीच की स्ट्रेंथ देखता है, जहाँ पे आपको फर्स्ट वेरिएबल और दो सेकंड वेरिएबल के अंदर देखना है और थर्ड वेरिएबल आपको कांस्टेंट रखना है बेसिकली, ठीक है। देन सेंट्रल टेंडेंसी पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकती है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होती है, जो एक परफॉर्मेंस देखती है बेसिकली एक ग्रुप की, और इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है परफॉर्मेंस के बाद, मीन मीडियन मोड, इस टाइप से आप बता सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बेसिकली आप परफॉर्मेंस देखते हो किसी भी ग्रुप की, और जिसके अंदर आप मीन मीडियन और मोड आप मेजर करते हो बेसिकली, ठीक है, सिंगल वैल्यू बता देते हो जो आपके पूरे चीज को मेजर कर रहा है, पूरे डेटा को मेजर कर रहा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होता है, कन्वीनियंट वे है बेसिकली डिस्क्राइब करना स्कोर्स को, सेट ऑफ स्कोर्स को विद ए सिंगल नंबर। जैसे मीन को हम बोल सकते हैं कि इस मीन से हम पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज इतना आया होगा, एवरेज स्कोर क्या आया होगा, दैट इज मीन, ठीक है। ऐसे ही हम मीडियन बता सकते हैं कि मिड वैल्यू क्या हो सकती है, देन मोड बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो मोड होगी आपकी। तो एक सिंगल वैल्यू जो पूरी क्या कहते हैं स्कोर्स को या पूरी रैंकिंग को या पूरे डेटा को डिस्क्राइब करे, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके आ सकते हैं मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। देन आपसे पूछी गई है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है वो डिस्क्राइब करती है, तो इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा नहीं ले सकते, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होगा उसको हम सिंगल मतलब कि उसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो सकती है। एडवांटेजेस बेसिकली क्या हो सकती हैं कि किसी भी चीज को तब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं मतलब बता पाते, लेकिन जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं तो वो सारी चीजें भी वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा जो है वो देखने को मिलता है, तो जो कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं बता पाते, ठीक है, तो ये भी एडवांटेजेस हो सकती है। और जहाँ पे आपका स्मॉल नंबर होता है, डेटा स्मॉल होता है, तो उसको डिस्क्राइब करना इजी हो जाता है, उसको मतलब मेजर करके आप बताओगे तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा, जनरलाइज नहीं कर पाओगे। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आप इसके अंदर बता सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डेटा क्या होता है, जो मतलब कि बेल शेप में होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके मीन मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब होता है, ठीक है, जो मतलब कि जैसे कि इसके अंदर अगर आप टेस्टिंग करोगे तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब है, इसके अंदर कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने बताया सिमेट्रिक होता है, यूनिमोडल होता है, ठीक है, और मीन मीडियन मोड इसके इक्वल होते हैं।
जैसे आप बोल सकते हो राइट साइड ऑफ द सेंटर इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप क्लियर देख पा रहे हो, बेल शेप्ड है, सिमेट्रिक है, मीन मीडियन मोड इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 टाइप से। नेवर टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता। एरिया अंडर कर्व भी 1 होता है, यूनिमोडल होता है, ठीक है। देन टू वे अनोवा के बारे में आप बोल सकते हो, टू वे अनोवा क्या होता है, उसके बारे में मेरिट और डिमेरिट आ सकती हैं बेसिकली। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स इकट्ठे अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो उस केस में हम वन वे अनोवा का यूज नहीं कर सकते, तो हमें टू वे अनोवा यूज करना होता है। तो बेसिकली ये इसकी एक मेरिट है कि टू वे अनोवा हम कब यूज करते हैं, तब हम सिंगल डेटा को यूज नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये एक एडवांटेजेस है इसकी टू वे अनोवा की, कि जब हमें क्या करना होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं एक ही टाइम पे, एक वेरिएबल के अलावा बहुत सारे वेरिएबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेसिकली टू वे अनोवा यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ सिचुएशन में कि एक ही मतलब कि वेरिएबल हो जो अफेक्ट कर रहा हो किसी की परफॉर्मेंस को, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेरी मतलब कि अफेक्ट करने वाली चीज शुगर हो सकती है, तला भुना खाना हो सकता है, या फिर मेरा डेली लाइफ रूटीन हो सकता है, तो बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल आ गए, तो इसको हम टू वे एनोवा यूज कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट होता है, तब हमें दो फैक्टर या दो से ज्यादा फैक्टर हमें पढ़ने होते हैं, स्टडी करने होते हैं। इसके अंदर हम इंटरेक्शन देख पाते हैं कि दो जो फैक्टर हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये देख पाते हैं कि जैसे कि एक्सरसाइज का हमारे वेट पे क्या असर पड़ रहा है, एक्सरसाइज प्लस में डाइट का, दोनों करते हैं तो भी, सिंगल करते हैं तो भी, ठीक है। वेरिएशन ड्यू टू फैक्टर ए, एक्सरसाइज का हमारे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देन डाइट का हमारे ऊपर, हमारे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और डाइट और एक्सरसाइज का दोनों का क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ए हमारे क्या हो गए, डाइट, और फैक्टर बी हो गया एक्सरसाइज, और इंटरेक्शन क्या हो गया कि दोनों मिलाकर क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है टू वे एनोवा की, सिंपल होता है, एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करता है, कुछ मैनिपुलेशन हम ज्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, या रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेक्शन भी हम इसके अंदर देख रहे हैं, वन वे अनोवा में हम इंटरेक्शन नहीं देखते। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी वेरियस चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट को कई बार नहीं सपोर्ट कर रहा होता, नहीं सुटेबल होता, होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है, एक जैसा नहीं होता, मतलब डिजाइन इज नॉट सो मच एफिशिएंट एंड सेंसिटिव एज कंपेयर टू अदर। जो टू वे अनोवा है बेसिकली एफिशिएंट नहीं होता हमेशा। लोकल कंट्रोल इज कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड, लोकल कंट्रोल को नेग्लेक्ट किया जाता है, नॉट सुटेबल फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। फील्ड एक्सपेरिमेंट आपका क्या होता है कि फील्ड पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ को हमने कंट्रोल करके रखना होता है, तो यहाँ पे हम टू वे अनोवा में दो से ज्यादा वेरिएबल ले रहे हैं या दो ले रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल नहीं करते, इसलिए भी सुटेबल नहीं है। पियर्सन आर और कैंडल ताओ के बीच में बेसिकली आपने डिफरेंस बताना है या दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैंडल ताऊ रेंडर ए रिजल्ट दैट इज आइडेंटिकल टू स्पेयरमैन आरएचओ, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिकल आता है, सेम आता है, तो दोनों की जो रेंज होगी या प्रॉपर्टी होंगी बाकी भी सेम होंगी। -1 to 1 होती है, -1 दिखाती है बेसिकली आपकी वीक, मतलब की स्ट्रेंथ दिखाती है, कि आपकी स्ट्रेंथ वीक है। +1 दिखाती है कि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रोंगर है, और 0 दिखाती है द क्लोजर द वैल्यू इज टू 0 द वीकर द रिलेशनशिप। -1 दिखा रही है बेसिकली आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 दिखा रही है आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि कितनी स्ट्रॉन्गर आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, 0 के करीब होगी वैल्यू तो दिखाइए कितनी वीक है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे कैंडल ताऊ की। देन पियर्सन कोरिलेशन, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ये दो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखाता है, लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है बेसिकली, जैसे कि एसोसिएशन बिटवीन हाइट एंड वेट, ये दिखा सकता है कि दोनों में क्या संबंध है, इस टाइप दिखा सकता है। और दो इंटरवल स्केल भी के ऊपर भी इसका डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन दिखा सकता है, एनालिसिस दिखा सकता है।
क्वांटिटेटिव आउटकम्स के बीच में, जैसे हाइट और वेट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये दिखा सकता है, ठीक है, उसको एनालाइज करने में यूज हो सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर इतना ही था जो हमारे थ्योरी पार्ट है, उसके अलावा आप रिग्रेशन वाले कुछ कर सकते हो, ठीक है, जो जरूरी हो सकता है। बाकी इतना इनफ रहेगा आपके लिए, थ्योरी पार्ट में से ज्यादा नहीं आता। रिग्रेशन के शायद 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है या 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सारा जो थ्योरी का पेपर आएगा वो इसमें से ही आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इतना कर लो, उसके अलावा आप थोड़ा सा कर सकते हो कि काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कर सकते हो बेसिकली अनोवा टेस्ट, वन वे अनोवा टेस्ट, एंड उसके अलावा आप कर सकते हो टी टेस्ट एंड मैन वाइट ने यू टेस्ट। अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर भी आपकी वीडियो डालूं, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और मैन वाइट ने यू टेस्ट की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बेसिकली, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी बारे में कोई वीडियो बना के डालूं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, आप मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी वीडियो को, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो आगे भी जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी मैं वीडियो बेसिकली बनाती रहूंगी आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आपका भी बेसिकली बनता है कि मुझे सपोर्ट करो। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशन हो मेरे लिए वो आप मेरे को बता सकते हो। और धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा MPC 04 के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।